गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक राजभवन कोलकाता में एक एम्प्लॉय है, उन्होंने जो है वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए हैं और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी जो है वो फाइल की है। लेकिन आर्टिकल 361 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गवर्नर को इम्यूनिटी देता है किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट। तो आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर के साथ, और ये कहता है कि कोई भी जो प्रेसिडेंट या गवर्नर हैं वो आंसरेबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ को के अगेंस्ट के किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी पावर्स और ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करते हुए जो भी उन्होंने एक्शन लिया है, या कोई भी एक्ट अगर उन्होंने जो है किया है उन पावर्स और ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करते हुए। आर्टिकल 361 में दो इम्पॉर्टेंट सब क्लॉजेस भी हैं कि कोई भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं किसी भी कोर्ट में उनके जब तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस चल रहा है तब तक उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती, किसी भी प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट। कोई भी अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट भी जो है वो प्रेसिडेंट की नहीं हो सकती या गवर्नर ऑफ द स्टेट की भी नहीं हो सकती है, जब तक ऑफ कोर्स वो टर्म अपनी ऑफिस में है। ठीक है। आर्टिकल 361 जो है वो गवर्नर को इम्यूनिटी देता है लीगल लाइबिलिटी की, जिस तरह का भी उन्होंने ऑफिशियल एक्ट्स किए हैं या पर्सनल एक्ट्स किए हैं अपने टर्म ऑफ ऑफिस के टाइम पर, गवर्नर को अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। सिविल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ की जा सकती हैं लेकिन 2 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ता है, और गवर्नर जो है उनको इम्प्रिजनमेंट या उनकी अरेस्ट भी नहीं हो सकता। अगर गवर्नर ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है अपने टर्म ऑफ ऑफिस के टाइम पर, तो उनको जो है जब उनकी टर्म एक्सपायर हो जाएगी उसके बाद ही उसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो है वो बताया कि जो है गवर्नर हैं उनके ऊपर चाहे एलिगेशंस ऑफ पर्सनल मेलाफाइड भी हों, लेकिन गवर्नर जो हैं वो कंप्लीट इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं और किसी भी तरह के कोर्ट ऑफ लॉ को वो आंसरेबल नहीं होते हैं। 2017 में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस में जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फ्रेश चार्जेस लगाए, तो उस समय जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, उनके ऊपर ट्रायल नहीं किया गया क्योंकि वो 2017 में गवर्नर ऑफ राजस्थान बन चुके थे। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक सेक्स अब्यूज़ केस में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जर्मनी चले गए हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए, तो एक कंट्रोवर्सी हो गई है। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है? होल्डर्स जो होते हैं इस पासपोर्ट के, उनको कुछ प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि उनको इम्यूनिटी होती है कि उनके अरेस्ट, डिटेंशन या लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती होस्ट कंट्री में, जैसे इस केस में जर्मनी में। और ये जो है ये कवर 5 साल या उससे कम तक उनको मिलता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का CPV डिवीज़न होता है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू करता है उन लोगों को जिनके पास डिप्लोमेटिक स्टेटस है, या वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडिविजुअल्स हैं, वो गवर्नमेंट में कहीं किसी ऑफिशियल बिजनेस के लिए अब्रॉड गए हैं, या ऑफिशियल्स जो कि ब्रांच A और B ऑफ IFS के लिए जो है में काम करते हैं, या उनकी इमीडिएट फैमिली या रिलेटिव्स जो होते हैं, इंडिविजुअल्स जो कि ऑफिशियल ट्रैवल पर हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, उनको ये पासपोर्ट दिया जाता है। MEA जो है वो वीज़ा नोट्स भी इशू करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो अब्रॉड जाते हैं। तो अगर हम देखें तो ये पासपोर्ट रिवोक कैसे होता है? पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंदर पासपोर्ट अथॉरिटी के पास पावर होती है कि वो कैंसिल कर सकते हैं पासपोर्ट को या ट्रैवल डॉक्यूमेंट को विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पासपोर्ट अथॉरिटी जो है वो इम्पाउंड या रिवोक भी कर सकती है उस पासपोर्ट को अगर उनको लगता है कि किसी तरह से रॉन्गफुल पोजेशन में मटेरियल इन्फॉर्मेशन की सप्रेशन करके, या इंडिविजुअल ने कुछ ऐसे जो है कोर्ट के समन्स को अवॉइड करके जो है वो ट्रैवल किया है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे, और अगर कोई ऑर्डर करता है कोर्ट तो भी जो है वो पासपोर्ट को रिवोक किया जा सकता है। अब ऑपरेशनल वीज़ा एग्जाम्पशन देखें अगर हम, तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जो है अगर इंडिया का, तो 34 कंट्रीज़ में जो है वो वीज़ा फ्री ट्रैवल जो है वो मिलता है, और जर्मनी उसमें से एक है। तो इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है जर्मनी में अगर उनका 90 दिन से कम का स्टे है। तो ऐसे ही सिमिलर से अरेंजमेंट्स हमारे बाकी कंट्रीज़ भी हैं, जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, अफ़गानिस्तान, चेक रिपब्लिक, इटली, ग्रीस, ईरान और स्विट्ज़रलैंड, उनके साथ भी हैं। इंडिया का जो ये एग्रीमेंट है 99 अदर कंट्रीज़ के साथ भी है, जहाँ पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को के अलावा जो है ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स को भी जो है वीज़ा एग्जाम्पशन मिलती है 90 दिन तक के स्टे के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंडिया होम ग्रोन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है तो उससे जो प्राइस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन है वो कम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या है? बेसिकली जो ऑपरेटर्स यूज़ किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए या हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो बेसिकली क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोलाइज़र का यूज़ करते हुए आप वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए। तो कैसे काम करता है ये? एक इलेक्ट्रोड स्टैक होता है जो मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेटेड, इससे करंट पास होता है वाटर में और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर देता है मॉलिक्यूल्स को। ऑक्सीजन जो जनरेट होती है या तो उसको उड़ने दिया जाता है या फिर उसको स्टोर कर लिया जाता है कि उसका बाद में किसी और फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, और जो हाइड्रोजन है उसको डिराइव कर लिया जाता है। कई तरह के होते हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स, जैसे एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स बहुत ही फेमस हैं जो मैच्योर और कमर्शियली अवेलेबल टेक्नोलॉजी है। फर्टिलाइज़र और क्लोरीन इंडस्ट्रीज़ में इसका प्राइमरीली यूज़ होता है। फिर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होते हैं जो कि बहुत हाई प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं। जनरली गोल्ड और टाइटेनियम प्लेटेड इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं इसमें। और सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस सेल इलेक्ट्रोलाइजर्स भी होते हैं जो कि हीट का यूज़ करते हैं हाइड्रोजन स्टीम से बनाने के लिए। और एनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर्स भी होते हैं जो कि बहुत कम टेम्परेचर्स पर, लगभग 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर्स पर ही जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 5 आइज़ इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 4 कंट्रीज़ जो हैं जो कि 5 आइज़ इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क के पार्ट हैं, उन्होंने इंडिया को अक्यूज़ किया है कि इंडिया एस्पेनॉज ऑपरेशन रन कर रहा है उनकी कंट्रीज़ में। तो 5 आइज़ इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क जो है एक मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है जिसमें 20 डिफरेंट एजेंसीज आती हैं 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की, जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। तो ये बेसिकली सर्वेलेंस बेस्ड और सिग्नल्स इंटेलिजेंस दोनों ही जो है इसमें कवर किए जाते हैं। और ये जब 1946 में यूके और यूएस के बीच में एग्रीमेंट हुआ था तब ये इंटेलिजेंस नेटवर्क बना था। उस समय सिर्फ ये 2 ही कंट्रीज़ इसमें पार्ट थी और तब ये सिर्फ कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस मैटर्स ही डिस्कस करते होते थे। लेकिन बाद में इसमें सेकंड पार्टी कंट्रीज़ भी एक्सटेंड कर दी गई, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो भी इस अलायंस के अंदर आ गई। और अब जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ये अरेंजमेंट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक इंटरनेशनल सोशल इश्यूज़ और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया का जो यूएन में है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने मिलकर 57 सेशन ऑफ कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज की है। तो कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट क्या है? इसको एस्टैब्लिश किया गया था इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल द्वारा 1946 में। इसको रीनेम कर दिया गया एज कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट बाय जनरल असेंबली 1994 में। मेंबर कंट्रीज़ जो होती हैं वो यूएन इकोसॉक द्वारा इलेक्टेड होती हैं 4 साल के टर्म के लिए, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एज 3 टीयर्ड इंटर गवर्नमेंट मैकेनिज्म जो कि नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर काम करता है और काउंसिल को एडवाइस करता है। जो मीटिंग्स होती हैं कमीशन की टिपिकली हर साल 2 या 3 बार होती हैं, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड क्या है? ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो 1968 में बनाई गई थी उन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कि पॉपुलेशन और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होती है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स करने के लिए, लेकिन ये फिर भी टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देती है स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए कंट्रीज़ में, जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस या थीमेटिक सर्वेज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शख्सगाम वैली। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया है चाइना के अगेंस्ट कि चाइना जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहा है शख्सगाम वैली में, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो इंडिया की टेरिटरी है और चाइना वहाँ पर इलीगल अटैम्प्ट कर रहा है सिचुएशन को चेंज करने की। तो शख्सगाम वैली जो है हुंजा गिलगिट रीजन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो है पार्ट है ट्रांसकाराकोरम ट्रैक्ट में, और ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि इंडिया क्लेम करता है और जिंजियांग प्रोविंस के साथ बॉर्डर करता है ये, जो चाइना का प्रोविंस है। नर्दर्न एरियाज़ ऑफ पीओके जो है इसके जो है साउथ और वेस्ट में पड़ते हैं, और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इसके ईस्ट में पड़ता है। चाइना ने पाकिस्तान को ये सीड कर दिया था 1963 में एक बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत, जिसमें कहा गया था कि जैसे ही कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसी के बाद जो है हम चाइना के साथ नेगोशिएशंस करके एक फॉर्मल बाउंड्री ट्रीटी करके जो है ये शख्सगाम वैली वाला रीजन जो है चाइना को देंगे, ठीक है। तो इसी के ही एग्रीमेंट के बाद कराकोरम हाईवे जो है वो बनाया गया, जो कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने 1970s में मिलकर बनाया, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गारो हिल्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक ब्रेक थ्रू जो है एक्सप्लोर किया है, जब उन्होंने एंशियंट फॉसिल्स जो है वो अनकवर किए हैं, जो कि 35 से 40 मिलियन ईयर्स पुराने हैं साउथ गारो हिल्स ऑफ मेघालय में। तो गारो हिल्स क्या है? तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय स्टेट को फॉर्म करते हैं। मेघालय सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इको रीजन का ये पार्ट है, और ये गारो हिल्स जो हैं ये पार्ट ऑफ पटकाई हिल रेंज है। वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड है। यहीं पर आपका मौसिन राम भी आता है, ठीक है। तो कई तरह की ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहाँ पर हैं, और मोस्टली ये गारो ट्राइब से ही डोमिनेटेड है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है मेघालय की। वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग मैट्रिलिनियल ट्राइब्स है, मतलब कि मदर की साइड से उनकी जो है लीनेज देखी जाती है। यहाँ का मेन फेस्टिवल वंगाला फेस्टिवल है। दो माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पर, अराबेला रेंज और तूरा रेंज, जो कि गारो हिल्स के थ्रू पास होती हैं और फिर बालपाक्रम वैली बनाती हैं। हाईएस्ट पॉइंट जो है गारो हिल्स का वो नॉकरेक पीक है। ओके, यहाँ पर ही नॉकरेक नेशनल पार्क भी है, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जा चुका है यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हिमार्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशियन गवर्नमेंट ने एक फुटेज पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने शो किया है कि कैसे उन्होंने यूक्रेन के जो हिमार्स हैं, 2 यूक्रेन हिमार्स को टारगेट किया है। तो हिमार्स क्या है? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स। तो ये एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन, जो यूएस बेस्ड सिक्योरिटी और एरोस्पेस कंपनी है, उन्होंने बनाया है इसको। और ये आर्टिलरी, एयर डिफेंस कंसंट्रेशन, ट्रक्स, लाइट आर्मर, पर्सोनल कैरियर्स, इनको एंगेज और डिफीट करने के लिए बनाया गया है इसको। तो इसमें इसकी रेंज जो इसके रॉकेट्स की होती है वो लगभग 300 किलोमीटर तक की होती है। इसको 20 सेकंड से भी कम लगते हैं इसको फायर करने में। और इसमें इंक्रीज क्रू प्रोटेक्शन कैबिन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो 3 मैन ऑपरेटिंग क्रू है उनको प्लूम गैसेस, रॉकेट लॉन्च डेब्री या फिर स्मॉल आर्म्स से प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Article 361 of the Indian Constitution. This topic is important for your polity section. So an employee of the Raj Bhavan in Kolkata has alleged that she has been sexually abused or sexually harassed by West Bengal Governor C.V. Anant Bose. The woman has also lodged a complaint against the governor in the Hare Street police station in Kolkata. Okay, so Article 361 of the Indian Constitution grants immunity to the governor against any criminal proceedings. So Article 361 deals with immunity to the president and governor, and it states that they shall not be answerable to any court of law while exercising their powers and duties of their office, or for any act done by them in exercise and performance of those powers and duties. There are also 2 crucial subclauses which says that no criminal proceedings can be initiated against them in any court of law during their term of office. Also, no process for arrest or imprisonment of president or governor can be initiated from any court of law during their term of office. So in summary, we can see that they enjoy immunity from legal liability for their official acts and even their personal acts during their term of office. Governor cannot be held accountable to any court of law, and no criminal proceedings can be initiated against them. Civil proceedings can be brought against them for their personal acts, but only after 2 months' notice. The governor also cannot be arrested for or imprisoned while in office, and if governor commits any criminal offence during their term of office, they can be prosecuted once their term ends. Okay. So the Supreme Court has also ruled in several cases, like in the Rameshwar Prasad versus Union of India case. The Supreme Court outlined that the immunity enjoyed by the governor, even on allegation of personal malefits, in that cases also, governor enjoys complete immunity. Governor is not answerable to any court for the exercise of powers and duties of his office. So in 2017, when the Supreme Court allowed fresh charges of criminal conspiracy against various leaders in 1992 demolition of the Babri Masjid, the trial did not take place for former UP CM Kalyan Singh because he was the governor of Rajasthan at that time. Okay. So the next topic is diplomatic passport. This topic is important for your governance section. So recently, a suspect in a sex abuse case, who is also one of the members of parliament, fled to Germany on a diplomatic passport. So what is diplomatic passport? So holders of these passport are entitled to certain privileges and immunities, and these immunities include
immunity from arrest, detention, and certain legal proceedings in the host country, like in this case Germany. And this has a maroon cover, and it is valid for 5 years or less. The Ministry of External Affairs issues these passports to people who have diplomatic status, those who are government appointed individuals, and who are traveling abroad for official business. The officers who are working under the branches A and B of the Indian Foreign Services, the relatives and immediate family of officers employed in IFS and MEA, and select individuals who are authorized to undertake official travel on behalf of the government. So, MEA also issues visa notes to government officials going abroad for an official assignment or visit. So, as per the Passport Act of 1967, the Passport Authority may cancel a passport or travel document with the previous approval of the central government. The Passport Authority can impound to revoke a passport if the authority believes that the passport holder has obtained that passport in or it is in wrongful possession, or if the passport was obtained actually by the suppression of material information, or the individual has been issued a court order prohibiting his departure from India, or he or she has been summoned from the court. This passport can also be revoked by the orders of a court. So, what is operational visa exemption agreements? So, actually, several countries, including India, they have operational visa exemption agreements for holders of diplomatic passports, like we have with 34 countries, and Germany is one of them. So, according to the reciprocal deal of 2011, holders of Indian diplomatic passports do not require a visa to visit Germany, provided their stay does not exceed 90 days. India has similar arrangements with countries like France, Austria, Afghanistan, Czech Republic, Italy, Greece, Iran, and Switzerland. India also has agreements with 99 other countries, wherein, apart from diplomatic passport holders, even those holding service and official passports can avail operational visa exemption for stays up to 90 days. So the next topic is electrolyzers. This topic is important for your science and tech section. So investing in a homegrown electrolyzer manufacturing infrastructure is anticipated to drive down the price of green hydrogen and enhance India's competitive edge. So what is electrolyzer? It is an apparatus which produces hydrogen using a chemical process whereby water molecules are split into hydrogen and oxygen using electricity. So it consists of a electrode stack separated by a membrane, which causes an electric current in the water, and breaks down the two components of water, hydrogen and oxygen. So oxygen generated can be stored for later use as a medical or industrial gas in some cases, and hydrogen, of course, is derived for the industrial or actual purpose. So there are several types of electrolyzers, like the alkaline electrolyzer, which is a mature and commercially available technology used primarily by the fertilizer and chlorine industries. Then there is proton exchange membrane electrolyzers, which operate at high pressures, and they use gold and titanium plated electrodes and metals. There are solid oxide electrolysis cell electrolyzers, which utilize heat to make hydrogen from steam. Then there are anion exchange membrane electrolyzers, which operate at significantly lower temperatures of 50 to 60 degrees. Okay. So the next topic is Five Eyes Intelligence Sharing Network. This topic is important for your international relations. So recently, 4 countries on 3 continents, which are part of the Five Eyes Intelligence Sharing Network, have accused India for running espionage operations in their countries. So what is Five Eyes Intelligence Sharing Network? So it's a multilateral intelligence sharing network shared by over 20 different agencies of 5 English-speaking countries: Australia, Canada, New Zealand, UK, and US. So it is both surveillance-based and signals intelligence-based network, and the genesis of it lies in the post-war 1946 UK-US agreement, and the intelligence documents shared between the members of the members of these countries are classified as secret, and it is meant for only the Five Eyes members. So initially, the scope was limited to communication intelligence matters only, but later it was extended to cover comprehensive intelligence products, and the arrangement was later also extended to second party countries like Canada, Australia, and New Zealand also. So the next topic is Commission on Population and Development. This topic is important for your international relations. So Permanent Mission of India to the UN and the Ministry of Panchayati Raj, in collaboration with United Nations Population Fund,
has organized an event on the 57th session of Commission on Population and Development. So it was established by the Economic and Social Council in 1946, and it was renamed as the Commission on Population and Development by the General Assembly in 1994. So member countries are elected by the ECOSOC for a period of 4 years on the basis of geographic distribution. So it was constituted as three-tiered intergovernmental mechanism which plays the primary role in the follow-up to the implementation of program of action at national, regional and international levels and advise the council thereon. The meetings of the commission were held typically every 2 years or 3 years until 1994, after which it has been held once a year only. So what is the United Nations Population Fund? So it is the international development agency which was created in 1968 to support the execution of projects and programs in the areas of population and sexual and reproductive health. So it is of course directly not responsible for the collection of statistics, but it helps in the form of technical and financial support for statistical activities in countries such as population censuses and thematic surveys. Of course, its headquarters is located in New York. So the next topic is Shaksgam Valley. This topic is important for your international relations. So India has lodged a strong protest with China for carrying out construction activities in Shaksgam Valley in an illegal attempt to alter the situation on ground. So Shaksgam Valley or Trans-Karakoram Tract is part of the Hunza-Gilgit region of Pakistan-occupied Kashmir, and it is a disputed territory which has been claimed by India. So it borders Xinjiang province of China to the north, northern areas of POK to the south and west, and Siachen Glacier to the east, and it was ceded to China by Pakistan in 1963 when they signed a boundary agreement to settle their border differences. The agreement stated that once the Kashmir dispute will be settled between Pakistan and India, the sovereign authority will reopen negotiations with China, and as per the present agreement which they signed in 1963, a formal boundary treaty will be replacing the present agreement. Okay, so the agreement laid the foundation of Karakoram Highway also, which was built jointly by Chinese and Pakistani engineers in the 1970s. So the next topic is Garo Hills. This topic is important for your environment section. So Geological Survey of India has recently made a breakthrough by uncovering an ancient fossils estimated to be around 35 to 40 million years old in South Garo Hills of Meghalaya. So Garo Hills form the western part of Meghalaya state, and this range is part of the Meghalaya subtropical forest ecoregion. Situated close to the Indo-Bangladesh border, the Garo Hills are part of the Patkai Hill range, which extends across the Indo-Myanmar border. It is one of the wettest places in the world, and this region is drained by various tributaries of the Brahmaputra river. The Garo Hills are mostly dominated by the tribes called Garo, which is the second largest tribe in the state of Meghalaya, and it is one of the last remaining matrilineal tribes in the world. Matrilineal means they are known, their lineage is known from the mother side. The main festival is the Wangala festival. The two mountain ranges, Arabella range and Tura range, pass through the Garo Hills, and they form the part of Great Balpakram Valley in between. The highest point in the Garo Hills is Nokrek Peak, which is having an elevation of 1412 meters, and it is covered by a thick film of lush forest. The region is also home to the esteemed Nokrek National Park, which was designated a biosphere reserve by UNESCO in 2009. So the next topic is HIMARS. This topic is important for your security section. So Russian government has recently published new footage claiming to show the targeting of two Ukrainian high mobility artillery rocket systems. So what is high mobility artillery rocket system? It is a light multiple rocket launcher manufactured by Lockheed Martin Corporation, which is a US based security and aerospace company. It is intended to engage and defeat artillery, air defense concentrations, trucks, light armor and personnel carriers, as well as support troop and supply concentrations. So it can either carry a launch pad of 6 rockets or one MGM-140 Army tactical missile systems, which have a range of about 300 kilometers. It requires less than 20 seconds to be prepared for firing, and a full launcher load of 6 rockets can be fired within 45 seconds only. The system launches its weapons and moves away from the area at high speed before enemy forces locate the launch site. So it is also equipped with increased crew protection cabin, so as to protect the 3-man operating crew against plume gases, rocket launch debris and small arms.
Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.